ये देखो माँ, कितनी सुंदर पायल है। बाजार गई तो मुझे नजर आ गई और मैंने खरीद ली। एक और जोड़ा पायल का खरीद लाई। कितने जोड़े खरीदेगी शिल्पा? कोई बाजार लगाना है पायल का। जब देखो बाजार जाती है, कहीं घूमने जाती है तो सबसे पहले तेरी नजर पायल पर ही जाती है। पायल के इतने सारे जोड़े तूने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब शादी के बाद दहेज में सारी पायल ले जाना। इतने जोड़े पायल के बना रखे हैं कि तेरे सामान में एक अटैची सिर्फ पायल से ही भरी होगी। अच्छा है ना मम्मी, मेरी सासू माँ को पायल वाली बहू मिल रही है। और वैसे भी मैंने सौरभ को बोल दिया है कि मुझे पायल कलेक्ट करना बहुत पसंद है। ठीक है, अब ये सब छोड़ और लहंगे की दुकान पर फोन मिलाकर पूछ ले कि लहंगा कब उठाने आए। शिल्पा मेरी बच्ची, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मम्मी, आपके और पापा के बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं तो आप दोनों के बिना एक दिन भी नहीं रहती हूँ। मुझे आप दोनों की चिंता लगी रहेगी। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, चलो रोना बंद करो। मैं आपके जाने के बाद मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखूंगी। और हमारी शिल्पा वैसे भी कौन सा शहर से बाहर जा रही है? शहर में ही तो शादी हो रही है। जब मर्जी अपने मम्मी पापा से मिलने चली आना। सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छा है। बड़े ही अच्छे घर में हमारी बेटी जा रही है। हाँ, शिल्पा जिसे तरह तरह की डिजाइनर पायल के जोड़े खरीद कर रखने का शौक है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है और वो अपनी एक अटैची पायल की भर कर ले जाती है। शिल्पा भाभी, इतनी सारी पायल! मैंने तो आज तक ऐसी डिजाइनर पायल देखी तक नहीं। नंदिनी, मुझे पायल खरीदने का बहुत शौक है, इसलिए मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो अपने लिए पायल का जोड़ा जरूर खरीद कर लाती हूँ। मेरे पास हर तरह की पायल है। मेरे बचपन की, ये देखो, और ये मेरी मम्मी की पुरानी पायल। और उसके बाद मैं भी हमेशा खरीद खरीद कर रखती रहती हूँ। ये बहुत सारे अलग अलग शहरों से खरीदी हुई पायल है। देखो, मैंने जो अभी पैरों में पहनी हुई है, इस पर 100 घुंघरू लगे हैं, तभी आपके पैर छमछम कर रहे हैं। लो ना, तुम भी इसमें से एक जोड़ा पहन लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू भाभी, ये तो बहुत सुंदर पायल है। शिल्पा अपनी ननद को भी बदल बदल कर पायल के जोड़े देती रहती थी। एक दिन शिल्पा अपनी सास के साथ बाजार गई। शिल्पा बहू, आओ जरा सामने की दुकान से स्वेटर के लिए ऊन खरीद लेते हैं। माँ जी, आप ऊन खरीदिए, तब तक मैं जरा सामने ज्वेलरी शॉप पर हूँ। मुझे वहाँ एक बहुत सुंदर पायल की जोड़ी नजर आ रही है। वो सामने शोकेस में लगी हुई है और बिना खरीदे मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैं सोच रही हूँ अभी खरीद लूँ, कभी कोई और खरीद कर ले गया तो मैं लेने से रह जाऊंगी। शिल्पा बहू, तुम्हारे पास कितनी सारी पायल है, तुम इतनी पायल का करोगी क्या? मैं तो गिन गिन कर थक गई। इतने जोड़े रखने का कोई फायदा नहीं है। चांदी की पायल खरीद खरीद कर रखने का क्या फायदा? ये तो पड़े पड़े काली हो जाएंगी। माँ जी प्लीज, मैं नहीं रह सकती। मुझे बहुत पसंद आ रही है वो वाली पायल। अगर मैंने वो नहीं खरीदी तो मुझे खुद को बहुत बुरा लगेगा। बस थोड़ी देर की तो बात है, मैं अभी खरीद कर आती हूँ। पता नहीं कैसी बहू आई है, जब देखो पायल ही खरीदती रहती है। शिल्पा की सास गुस्से में थी। घर आकर वो बहुत शोर मचाती है। सौरभ, कैसी बहू लाया है, जब देखो पायल ही खरीदती रहती है। अरे मैं ये नहीं कहती कि पायल ना खरीदे, पर ये थोड़ी कि हर समय जहाँ दिखता है खरीद कर रख लेती है। अरे इतनी सारी चांदी की पायल का करेगी क्या? पहले ही पूरी अटैची भरकर अपने मायके से लाई है, अब एक अटैची इसने यहाँ और बना ली है, उसे ही भरती रहती है। माँ, मुझे ये बात पता है। शादी से पहले ही शिल्पा ने मुझे ये बात कही थी कि उसे पायल खरीद कर रखने का शौक है। अब ये बात अगर उसने मुझे ना बताई होती तो मुझे बुरा लगता, पर वो पहले ही मुझे ये बात कह चुकी है। माँ, इसमें बुराई क्या है? देखो ना, मैं भी तो रोजाना भाभी की दी हुई नई नई पायल पैरों में पहन लेती हूँ। वो मुझे कभी भी मना नहीं करती है। भाभी बहुत अच्छी है माँ। वो बात तो सही है, मैं ये कब कह रही हूँ कि शिल्पा अच्छी नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये इस तरह की आदत मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, तुम्हारे जो जी में आए करो। बात आई गई हो जाती है। शिल्पा अपनी ससुराल में भी आए दिन पायल खरीदती रहती थी। अब उसकी सास ने भी उसे कुछ कहना बंद कर दिया था, पर मन ही मन वो शिल्पा की इस आदत से गुस्सा तो रहती थी। एक दिन शिल्पा की ननद अखबार पढ़ रही थी। शिल्पा भाभी, आपको पता है हमारे शहर में एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसमें लिखा है, अगर किसी भी लेडी के पास पुरानी ज्वेलरी यानी कि हार, चूड़ियां, कानों के झुमके, अंगूठी और हाँ, पैरों की पायल भी लिखी है, इनमें से सबसे ज्यादा जिसके पास पुराना और नया सबसे ज्यादा कलेक्शन होगा, उसे ये 10 लाख रुपए का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। भाभी, आपके पास तो पायल की बहुत सारी कलेक्शन है, आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। पर और किसी के पास अगर ज्वेलरी का कलेक्शन हुआ तो क्या पता, बाकी लेडीज को भी तो बहुत शौक होता है ज्वेलरी कलेक्शन रखने का। भाभी, होता तो होगा, पर आपकी चॉइस, आपकी हैबिट सबसे अलग है। आपको इतनी बड़ी धनराशि जीतने का मौका मिल जाएगा। मैं आपका फॉर्म फिल कर रही हूँ, आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा।
शिल्पा नंदिनी के कहने पर प्रतियोगिता में भाग ले लेती है। जब सब लेडीज अपने जेवर दिखा रही थी, तभी शिल्पा अपने 2 सूटकेस पायल से भरे हुए सबके बीच लेकर जाती है। सारी लेडीज हैरान रह जाती हैं। शिल्पा के पास तरह तरह के डिजाइन और घुंघरू वाली ढेरों पायल थी और विनर भी इसीलिए शिल्पा को ही बनना था और शिल्पा 10 लाख रुपए की रकम जीत जाती है। भाभी, आप ये प्रतियोगिता जीत गई। मैं जानती थी कि मेरी भाभी सबसे बेस्ट है। थैंक यू नंदिनी, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अगर तुम ना इस प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवाती तो मुझे तो ये सब में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं आती। मैं तो बस यूं ही अपने शौक के लिए पायल खरीदती थी। मुझे नहीं पता था कि आज मैं इतने लोगों के बीच में अपनी इस आदत के कारण जानी जाऊंगी। अब तो पार्टी बनती है शिल्पा, तुमने इतनी बड़ी रकम जीती है। पहले तुम ये बताओ कि मुझे क्या दिलाने वाली हो। सौरभ, इनाम की इस धनराशि को मैं माँ जी को दे रही हूँ। माँ जी, ये लीजिए, ये धनराशि संभाल कर रखिए, आगे काम आएगी। शिल्पा, मैं तो तुम्हारी इस आदत से बहुत गुस्सा होती थी, पर तुम जीते हुए सारे रुपए मुझे दे रही हो। मेरी बहू कितनी अच्छी है। तुमने मुझे इतना कह दिया, मुझे सम्मान दे दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहू, ये रुपए तुम अपने लिए संभाल कर रखो। अच्छा, तो मैं नंदिनी को बाहर ले जाऊं? मैंने कल ही एक नई पायल मार्केट में ज्वेलरी शॉप पर देखी थी। आप गुस्सा तो नहीं होंगी? तुम और तुम्हारी पायल खरीदने की आदत। इस बात पर सब हंस देते हैं और घर का पूरा माहौल खुशी में बदल जाता है। वर्षा ने बूट पॉलिश का बक्सा उठाया और अपने काम पर जाने लगी। तभी उसकी माँ सरिता ने कहा, वर्षा बिटिया, ये तेरे लिए 2 रोटी बना दी है, लेती जा बेटी। सारा दिन तू गर्मी में काम करती है, भूखी मत रहा कर मेरी बच्ची। माँ, मैं तो रोटी ले जाऊंगी, पर पहले ये बताओ, तुमने अपनी आज की दवाई लिया नहीं? अरे, मैं ले लूंगी दवाई, और तेरा ब्याह किए बिना मैं ऊपर नहीं जाने वाली। तेरी शादी की जिम्मेदारी तेरे बापू मुझे देकर गए थे। उनकी इच्छा थी अपने हाथों तेरा ब्याह करने की, पर माँ, तुम फिर रोने लगी। ऐसे तुम्हें रोता छोड़कर जाऊंगी तो काम में भी मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही हूँ। शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। वर्षा अपनी माँ सरिता के साथ रहती थी। उसके पिता के देहांत के बाद वर्षा ने बूट पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। अब वर्षा बूट पॉलिश का काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। वर्षा रेलवे स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बूट पॉलिश का काम करती थी। कितने पैसे हुए बूट पॉलिश के? जी 10 रुपए। 10 रुपए? तुम बूट पॉलिश वालों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए, वरना जरा सी पॉलिश के 5 रुपए जाते। साहब, हर चीज महंगी हो गई है। आप किसी भी बूट पॉलिश वाले से पूछ लो, सब 10 रुपए ही लेते हैं। मैंने कोई ज्यादा पैसे नहीं मांगे। वर्षा को रोजाना ऐसी ही बातों को सुनना पड़ता था। वर्षा बूट पॉलिश के काम से जितने भी पैसे कमाती, वो माँ की दवाई और घर के रोजाना के राशन में खर्च हो जाते। एक दिन वर्षा अपना काम करके घर जा रही थी। आज उसे बहुत देर हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। आज तो बहुत देर हो गई, अंधेरा घिराया है। माँ भी घर पर इंतजार कर रही होंगी। इस गली में से चली जाती हूँ। लगता है गली में खंबे की लाइट गई हुई है, तभी इतना अंधेरा है। मेरा पीछा कौन कर रहा है? अरे, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे, हाथ में आई चिड़िया को कैसे छोड़ दूं? बचाओ, कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो मुझे। अरे, तुझ जैसी मामूली बूट पॉलिश वाली लड़की की मदद को कोई नहीं आएगा। छोड़ लड़की को, वरना तू कौन लगता है इसका? एक काम कर, दोनों समझौता कर लेते हैं। और ऐसे, समझ गया ना? अब तो गया समझ। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, ये मैं अपने तरीके से तुझे समझाता हूँ। लड़का बदमाश की खूब पिटाई करता है। बदमाश घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सहायता की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, इन बदमाशों को समझाना पड़ता है। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरा घर कुछ ही दूरी पर है। अच्छा ठीक है, वैसे अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो बदमाश वापस नहीं आएगा। वर्षा घर की ओर मुड़ जाती है और घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। मुझे तो लगता है शायद वो लड़का भगवान के रूप में तुम्हारी मदद को आ गया। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। सचमुच भगवान ने ही उसे मेरी मदद को भेजा था। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वर्षा पेड़ के नीचे बैठी बूट पॉलिश कर रही थी। अरे, जरा ये बूट पॉलिश करवाने थे। बाबूजी, आप तो वही है ना जिन्होंने उस रात? हाँ, तुम तो वही हो। अच्छा, तुम यहाँ बैठती हो। उस रात अंधेरे में तुम्हें देखा था तो एकदम से पहचान नहीं पाया। ये लो बूट पॉलिश के पैसे। अरे नहीं साहब, आपने मेरी जान की हिफाजत की थी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, मुझे एक जरूरी काम है,
मैं चलती हूँ। क्या हुआ, अचानक तुम यहाँ से जाने क्यों लगी? सब ठीक तो है? अरे सुनो तो। वर्षा के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं और वो घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, वो वही हैं जिन्होंने उस रात मेरी इज्जत की रक्षा की थी। मैंने उनके हाथ पर अपने हाथ के जैसा वह लिखा निशान बना देख लिया था। क्या? इसका मतलब वो लड़का विकास है, यानी कि तेरे बापू के बचपन के दोस्त मोहन भाई साहब का बेटा? हाँ माँ, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर मैंने अपने हाथ का निशान भी छुपा लिया। तुम ही बताओ माँ, एक बूट पॉलिश वाली लड़की को अपनी बहू कौन बनाएगा? अब वक्त बहुत आगे निकल गया माँ, इस बात को 20 साल हो गए हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, उन बीते दिनों को मैं भला कैसे भूल सकती हूँ जब हम लोग गांव में एक साथ रहते थे। तेरे बापू और मोहन भाई साहब की दोस्ती की पूरा गांव तारीफ करता था। वीरेंद्र, तूने आज मेरी 10,000 रुपए की मदद नहीं की, बल्कि अपने दोस्त की इज्जत रख ली। मोहन, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वीरेंद्र, मैं चाहता हूँ जब मेरा बेटा विकास और तेरी बेटी वर्षा बड़ी हो, हम इन दोनों की शादी धूमधाम से करें। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, हमारे बच्चों की शादी जरूर होगी। ये देखो जी, मालिनी और मैं मेले से बच्चों के हाथ पर एक सा निशान बनवा कर आए हैं। सुंदर है ना? दोनों का नाम व अक्षर एक से है। ये कितने संजोग की बात है ना जी। गांव में बाढ़ आ गई और मोहन भाई साहब का परिवार हमसे बिछड़ गया। हमारा भी सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लोग तुझे लेकर शहर आ गए और तेरे बापू को गांव की कमी खलती रही, इसलिए उन्होंने चिंता को छाती से लगा लिया और इस दुनिया से चले गए। और विकास से तेरी शादी का तेरे बापू का सपना उनके साथ ही चला गया। भाभी जी, वीरेंद्र का सपना सपना नहीं रहेगा, अब मैं आ गया हूँ। मोहन भाई साहब, आप और यहाँ? पापा को मैं लेकर आया हूँ। वर्षा, मैंने तुम्हें अपने हाथ का निशान छुपाते हुए देख लिया था, पर अचानक तुम घबराकर घर की तरफ आ गई थी, तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था और पापा को फोन करके मैंने यहीं बुला लिया। पापा, वो लोग मिल गए जिनकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे। क्या? मेरे दोस्त वीरेंद्र का परिवार मिल गया? और मैं भागा चला आया। मेरा दोस्त वीरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक वक्त था भाभी जब वीरेंद्र ने मेरी मदद की थी। मालिनी के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों बाप बेटे बिल्कुल अकेले हो गए थे, पर मैंने भी पुराने दिनों को हमेशा याद रखा। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विकास को वर्षा बिटिया मिल गई, वरना हमने तो आप सबसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। क्या? मालिनी भाभी अब इस दुनिया में नहीं है? पर भाई साहब, अब सब कुछ बदल गया है। आप तो जानते ही हैं हमारे हालात कैसे हैं। माँ सही कह रही है बाबूजी, मैं बूट पॉलिश का काम करती हूँ। मैं आपके घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? वर्षा, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये काम मजबूरी में किया है। अपनी माँ की देखभाल करना, अपने परिवार को चलाना, तुम सचमुच मेरे काबिल हो। तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भाभी, अब आप भी हाँ कह दो ताकि मैं अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। सरिता शादी के लिए हाँ कह देती है। वर्षा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। वर्षा के नसीब में खुशियां लौट आती हैं। विकास और वर्षा की शादी हो जाती है और वर्षा के पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है।